हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आराधना, एक और वीडियो लेकर आपके साथ। मैं आपको एआरओ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा रही थी, जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अब मैं पढ़ाने वाली हूं आपको उसके आगे के क्वेश्चंस, जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया की, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो मीठे पानी की झील की बात कर लेते हैं, तो हमारी मीठे पानी की झील है वुलर झील। वुलर झील वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील है हमारी जम्मू कश्मीर में, और ये भारत की ताजे पानी की भी झील है। यह झेलम नदी पर जो निर्मित गोखुर झील का भी उदाहरण है। किस झील का? गोखुर झील का। बात करते हैं कोलेरू झील की। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश में क्या है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टे के मध्य ताजे पानी की झील हमारी क्या है? कोलेरू झील है। आगे चलते हैं, नाल सरोवर की बात कर लेते हैं। नाल सरोवर कहाँ है? नाल सरोवर हमारी कहाँ पर है? गुजरात में है नाल सरोवर। और यह एक झील है, और रामसर कन्वेंशन के तहत इसे घोषित किया गया था आर्द्र भूमि स्थल। बात करते हैं हम सांभर झील की। सांभर झील की बात करते हैं, तो सांभर झील की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताइए मुझे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि सबसे बड़े खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा कहाँ पर? उड़ीसा में तो है, कौन सी है? चिल्का झील है। यह लैगून झील का उदाहरण भी है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया? वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्या सी है? भारत की ताजे पानी की बृहत्तम झील है। दूसरा बताया मैंने आपको कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य है। फिर बताया नाल सरोवर। नाल सरोवर कहाँ बताया? गुजरात में। और एक बताया मैंने आपको खारे पानी की भी झील कौन सी है हमारी? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तमरिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कि जो तमरिया जनजाति है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति की बात करते हैं। ये तमरिया जो जनजाति है, ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में पाई जाती है। इसे जो जनजाति घोषित किया गया था, अनुसूचित जनजाति है इसे, 2014 में से अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। किसे? तमरिया जनजाति को, 2014 में। ठीक है, और अन्य जनजातियों की बात करते हैं। अगर हम झारखंड की अन्य जनजातियों की बात करेंगे, तो हमारी एक है मुंडा, एक है ओराव, पूछा जाता है ये, ओराव। एक है खरिया, खरिया। एक है हमारी मुंडाओ, सॉरी, खरिया हो गई। पहाड़िया भी होती है, पहाड़िया। एक होती है बिरहोर करके भी होती है। तो ये झारखंड की क्या है? हमारी जनजातियां हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके आगे राज्य दे रखे हैं, और उनके आगे हमें दे रखे हैं गर्म झरने। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश दे रखा है। हिमाचल प्रदेश का जो गर्म झरना है कौन सा है? मणिकर्ण। दूसरा है, दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा हमारा कहाँ है? उड़ीसा में जो गर्म झरना है वो है हमारा तप्ता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो गर्म झरना है वो है रजेश्वरी। और नारायणी की बात करते हैं। नारायणी हमारा गलत है, यहाँ पे गुजरात में नहीं है। नारायणी हमारा है राजस्थान में, राजस्थान। तो समझ में आया, हिमाचल मणिकर्ण, उड़ीसा तप्ता पानी, महाराष्ट्र रजेश्वरी, गुजरात नारायण, सॉरी, राजस्थान नारायणी। तो ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन में। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो लिखा है ना राजस्थान नारायणी। ठीक है, अब इसमें मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। हमें दे रखे हैं 2 लिस्ट, उसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब देखो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है पाई जाती है? अब देखो जलोढ़ यूपी में। ठीक है, काली मिट्टी, काली, काली कहाँ है? महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। मरुस्थलीय राजस्थान। देखो मरुस्थल से तो आपको पता चल जाएगा राजस्थान। लाल हो गई एपी में, आंध्र प्रदेश। काली हो गई महाराष्ट्र में, और जलोढ़ हो गई यूपी में। तो ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलती हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लिखा है इसमें, ये है 25 नंबर का क्वेश्चन। Niger crops is a oil seed crop. What is the content of oil in its seeds? कि जो नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इनके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो बताओ कितनी पाई जाती है? आपके आगे ऑप्शन है। तो हमारी अगर बात की जाए नाइजर राम तिल की, तो ये 37 से 47% पाई जाती है। यह इथोपिया, भारत तथा नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, राम तिल के बीजों में कुल जो मात्रा है वो 1/3 के लगभग तेल 37 to 47% पाई जाती है। राम तिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 26 नंबर। विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा कथन सही है? तो गहरी जड़ों वाली जो फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो इन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। अगर बात की जाए कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। और अगर बात की जाए कि जो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो जो उथली जड़ वाली फसलें के बाद जो गहरी जड़ वाली फसल होती है उसे उगाना चाहिए, और फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। ठीक है, ये सही है। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें जो सही है, तो ये वाला सही है, ये गलत है। तो इसका मुझे लगता है इसका आंसर ओनली सेकंड होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है ओनली बी, और इसमें लिखा भी ऐसे ही है कुछ। कृषि साधनों का प्रयोग क्षमता पूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। तो कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन खनिज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आपके आगे ऑप्शन दे रखे हैं। भारतीयों द्वारा चीनी का विकास, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास कब हुआ था? यह हुआ था 1903 में। नेक्स्ट है, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, रिसड़ा में जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये शायद 1855 की बात है। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, स्टील की बात करते हैं तो ये है 1870। बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था? कपड़ा का हुआ था 1854 में। अब इसे लगाना है।
तो पहला कौन सा लगेगा, ये वाला 4th। फिर ये लगेगा रिसड़ा में प्रथम जूट मिलन 1855। फिर भारत में स्टील का उत्पादन 1870 और भारतीय द्वारा चीनी उद्योगों का विकास 1903। एक बार चलो हम इसका नोट पढ़ लेते हैं। नोट पढ़ते हैं। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था 1854 में। बॉम्बे जी कावासिज नाना भाई डावर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से किया था। देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंस बाबू वायु सुंबर सेन द्वारा रिसड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी द्वारा कुल्टी तथा बर्नपुर वेस्ट बंगाल में किया गया। जबकि भारत की प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास 1903 में देवरिया में चीनी मिल की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से पढ़ना, कब कब विकास हुआ, चीनी मिल का कब हुआ, सूती कपड़ा मिल जैसे 1856 हो गया, जूट मिल का हुआ 1855 में हो गया, स्टील का 1870 में हो गया, ठीक है, और चीनी उद्योग का विकास 1903 में हो गया। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड दो लिस्ट दे रखी है, उनका आंसर बताना है कौन सा सही है। तो लिस्ट फर्स्ट चेक कर लेते हैं। इसमें उद्योगों जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर फर्स्ट है। चूना पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग हमारा सीमेंट में किया जाता है। कॉपर का उपयोग हमारा बिजली का सामान में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग हमारा हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। और मैग्नीज का उत्पादन हमारा इस्पात में किया जाता है। तो इसका मतलब ये सभी सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 4 होगा। ये देखिए, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन में। The second most important source after fossil fuels contributing to Indian energy need is, कि जो जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है हमारा? दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। और सर्वाधिक योगदान की बात करेंगे तो देश में विद्युत उत्पादन की जो स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान होता है वो हमारा है कोयले का। ठीक है, सेकंड नंबर में कौन है? सौर ऊर्जा है। एक बार इसके नोट को भी पढ़ ले। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत ऊर्जा है। 12 जून 2023 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान कोयले का है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का योगदान 30.2% है। पवन ऊर्जा का 10.3% है, जबकि सौर ऊर्जा का 16.1% है। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर साइड? कौन लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो आपको बताना है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। चलो हम बात करते हैं पहले किसकी स्थित नहीं है। जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा। भद्रावती भद्रा नदी पर स्थित है। बोकारो, जो बोकारो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर।
जबकि भिलाई किसी भी नदी के नजदीक स्थित नहीं है ये। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नजदीक स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपके 30 क्वेश्चन तो मैंने ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और आगे भी मैं आज चलती हूँ 31 नंबर के क्वेश्चन में। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये है विश्व भूगोल से संबंधित। तो क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन आपके आगे हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरेबियन सी। तो बताएं। तो ये है अरेबियन सी से। ये कैसा तूफान है? ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय तूफान। ठीक है। और जिसका लैंडफॉल कहाँ है? वो है गुजरात में। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह में है? केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है। और ये क्या करता है, जब ये वापस लौटता है गुजरते हुए, जहां से भी गुजरेगा ये चक्रवात भारी तबाही लाता है। और इसका अब नाम की बात कर लेते हैं। इसका नाम किसने रखा है? नामकरण किसी के द्वारा ही हुआ होगा। ये नामकरण जिसने किया है वो है म्यांमार। तोकते नाम रखा है म्यांमार ने। ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज है वो है बर्मीज भाषा से। कौन सी लैंग्वेज? बर्मीज। ठीक है। और बर्मीज भाषा में इसका अर्थ क्या है? एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली के समान बोला गया है इसे। क्या बोला गया है? एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। याद होगा। अब अगर हम हिस्ट्री में चलते हैं, 2018 की बात करते हैं। 2018 की एक चक्रवात ओमान में आया था। उसका नाम क्या था? मेकान। मेकान। फिर आया था 2019 में। वो क्या था? वायु चक्रवात। वायु चक्रवात। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। और एक आया था 2020 में, जिसका नाम था निसर्ग। निसर्ग। ये कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तौकते कहाँ? अरब सागर में। चलो आगे चलते हैं। आर्थिक भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके आगे क्वेश्चन दे रखा है, कौन सुमिलित नहीं है ये बता रखा है। जो रबड़ है, रबड़ कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। ठीक है। कॉफी या कैफा? कैफा कहाँ पर है? कैफा हमारा कहाँ पर है? जो कहवा है, ये गलत दे रखा है। ये हमारा है ब्राजील में। कैफा है ब्राजील में। जैतून कहाँ है? स्पेन में। और गन्ना भी हमारा ब्राजील में। तो हमारा गलत कौन सा था? कहवा था, जो कि है ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मछली का उत्पादन कहाँ पे है सर्वाधिक? तो या बताएं। ये हमारा मछली का उत्पादन है चीन में। ठीक है। जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है। किसने बताया ये? जो एफओ द्वारा एक जारी रिपोर्ट है, जो कि 2022 में जारी की गई थी। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट। उसमें बताया था कि चीन क्या है? सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। और
अगर वर्ल्ड की बात करें कि विश्व में ये 35% हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। और जो भारत की बात करेंगे, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। तीसरा कितने परसेंट करता है? तो 8%। ठीक है, तो पहला चीन, तीसरा हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत प्राप्त होता है? जल विद्युत से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राजील। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे देश अपनी जो कुल ऊर्जा है उसकी आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। और प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत के आधार पर करता है पराग्वे, विश्व का प्रथम देश पराग्वे। प्रतिशत के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है। और चीन की बात करें तो चीन जो है विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मानव भूगोल से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा मिंडानाओ। ये एक द्वीप है, मिंडानाओ द्वीप, जो कि वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये देखो यहाँ पे लिखा है। और दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम भी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी की बात करेंगे, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप है, ये क्यूबा भी एक द्वीप है। ठीक है, और तो आपको सारी चीजें पता है। जावा और सुलवेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ठीक है, आया इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है। इंडोनेशिया डजंट शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इंडोनेशिया में किस द्वीप के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इसका आंसर है ब्रुनई। जो ब्रुनई की सीमा है इंडोनेशिया से नहीं लगती है। ब्रुनई तीन तरफ से, मलेशिया से, मलेशिया से तथा एक तरफ से समुद्र से घिरा है। ठीक है, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लिस्ते इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक ऐसे हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीपीय देश हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? ब्रुनई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a part of पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ इसलैंड? कि पोलिनेशिया द्वीप का भाग कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जो है तीनियन नहीं है, तीनियन नहीं है। पोलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। और जो पोलिनेशिया है
पोलिनेशिया है, इसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? 1000 से भी अधिक द्वीपों का ये एक ग्रुप है। ठीक है, 1000 ग्रुप समझ लो, इसमें इतने द्वीप रहते हैं। इसके मुख्य द्वीपों की बात करते हैं तो जैसे समोआ हो गया, टोंगा हो गया, तुवालू, ताहिती, ये हैं। और इन द्वीपों को जो जाना जाता है, इन द्वीपों को हरिमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। 38 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपके पास देश और राजधानी दे रखी है, आपको सारे देश के राजधानी की याद रहनी चाहिए, राज्य राजधानी। तो एंटीगुआ और बारबुडा ये है सेंट जोन्स, इनकी राजधानी है। डोमिनिका, डोमिनिका की राजधानी है रूसाओ, ये नहीं है तो लिखो यहाँ पे रूसाओ। अल सल्वाडोर की सेना सल्वाडोर और बहामास की नासाउ। एक और बार, एंटीगुआ और बाराबुडा सेंट जोन्स, डोमिनिका रूसाओ, अल साल्वाडोर सैन सल्वाडोर, बहामास की है नसाओ। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अनुसार जो एसटी है उनको आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ये दे रखे हैं आपको। तो हम अगर ऑप्शन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति पहला अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा हमारा नागालैंड है, फिर है मेघालय। ठीक है, तो ये एसटी की जनसंख्या बता रखी है आरोही क्रम में, इसका ऑप्शन है डी। आगे चलते हैं। अगर आपको इसके आंकड़े देखने हैं, ये हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने एसटी हैं, मिजोरम में कितने एसटी हैं, नागालैंड में कितने एसटी हैं, मेघालय में कितने एसटी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, 40 नंबर के क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो किसका कम रहा है? अहमदाबाद का। यहाँ लगभग 4.49% तो आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जयपुर में, अगर जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में रहते हैं 10.62, लखनऊ 12.29% रहते हैं, और बेंगलोर में रहते हैं 8.39%। ये आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे पूरी कर रही हूँ। मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं कल कंटिन्यू करवाती हूँ, और कोशिश करूंगी एक दिन में 2-2 3-3 क्लास दे दूँ, 17 तारीख तक आपको आपके बहुत से पेपर कंप्लीट करवा दूँ। और हाँ, अगर एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं, वो भी मैं करवा सकती हूँ। तो मुझे पहले कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये काम करूंगी अगर आप कहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।